बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट फोर्थ में हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं क्वांटम लब्धि। इससे पहले हमने जेबलोन्स की डायग्राम और दो प्रकार के अविकिरण व विकिरण प्रक्रमों के बारे में जानकारी ले ली। क्वांटम लब्धि क्या है और ये किस तरीके से प्रभावित होती है, क्वांटम लब्धि की परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है और इसको किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, ये प्रक्रिया इसमें सम्मिलित की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये एग्ज़ाम में अनिवार्यतः पूछा जाता है। निश्चित समय में एक फोटोन द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या या विघटित क्रियाकारकों की संख्या क्वांटम लब्धि कहलाती है। तो निश्चित समय में एक फोटोन है, उसके द्वारा जितने उत्पाद बनते हैं या जितने क्रियाकारक विघटित होते हैं, तो कितने एक फोटोन द्वारा विघटित होने वाले क्रियाकारकों की संख्या कहें या निर्मित होने वाले उत्पादों की संख्या कहें, यही क्वांटम लब्धि कहलाती है। यदि एक फोटोन विकिरण के अवशोषण द्वारा एक उत्पाद बन रहा है, क्वांटम लब्धि एक से ज़्यादा बन रहा है, क्वांटम लब्धि एक से ज़्यादा, और अगर एक से कम बन रहा है तो क्वांटम लब्धि एक से कम होगी। तो निश्चित समय में विघटित अणुओं की संख्या तथा उसी समय में अवशोषित फोटोन या क्वांटम की संख्या के अनुपात हम क्वांटम लब्धि कहते हैं। तो ज्ञात कैसे करते हैं कि एक समय हम फिक्स कर देते हैं, उस फिक्स समय में कितने अणु विघटित हुए उनकी संख्या तथा उसी समय में कितने फोटोन या क्वांटम की संख्या अवशोषित हुई है, उन दोनों के अनुपात को हम क्वांटम लब्धि कहते हैं। तो ऊपर तो हम रखेंगे विघटित अणुओं की संख्या और भाग के अंदर देंगे हम अवशोषित फोटोन या क्वांटम की संख्या, और इस अनुपात से सीधा पता चल जाएगा कि एक क्वांटम या फोटोन के अवशोषण द्वारा कितने क्वांटम लब्धि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ क्वांटम लब्धि को 5 से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र है 5 बराबर निश्चित समय में विघटित क्रियाकारक अणुओं की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित फोटोन या क्वांटम की संख्या। तो आपको टाइम निश्चित रखना है, उसमें कितने क्रियाकारक उत्पाद विघटित हुए या क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हुए, यह अर्थात तथा कितने फोटोनों का अवशोषण हुआ, इनके अनुपात से हम क्वांटम लब्धि ज्ञात करते हैं। स्टोर्क आइंस्टीन नियम के अनुसार क्रियाकारक का प्रत्येक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित कर उत्पाद बनाता है, अतः क्वांटम लब्धि कितनी होती है, एक। तो यहाँ पर स्टोर्क आइंस्टीन नियम भी आपको ध्यान रखना है और ये कहता है कि क्रियाकारक का प्रत्येक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम को अवशोषित करके उत्पाद बनाता है। तो विघटित क्रियाकारक अणुओं की संख्या एक, अवशोषित फोटोन की संख्या भी एक, अर्थात 1/1 हो जाएगा, 1/5, अर्थात क्वांटम लब्धि आती है एक। क्वांटम लब्धि के आधार पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें 3 प्रकार की अभिक्रियाओं में जिनमें फाई का मान एक से ज़्यादा या एक से कम हो सकता है। यदि फाई का मान 1 है तो इसको हम सामान्य या इकाई क्वांटम लब्धि अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा, अगर फाई का मान 1 से ज़्यादा है तो उच्च क्वांटम लब्धि अभिक्रियाएं कहा जाता है, और इसमें फोटोन के अवशोषण की तुलना में उत्पादों की संख्या अधिक या क्रियाकारकों के विघटित होने वाले अणुओं की संख्या अधिक होती है, एक से ज़्यादा होती है। और तीसरा है निम्न क्वांटम लब्धि, जिसमें फोटोन के अवशोषण की तुलना में कम उत्पाद बनते हैं, उनको हम निम्न क्वांटम लब्धि की अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एक एक करके इन क्वांटम लब्धि की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं और उनका कारण लेते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः एकल क्वांटम या एकल क्वांटम लब्धि की होती है स्टोर्क आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन यदि उसमें से कोई परिवर्तन हो रहा है या भिन्न मान प्रदर्शित हो रहा है या क्वांटम लब्धि कम या ज़्यादा आ रही है, तो उनके कारणों की प्रक्रिया की हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो पहला कारण है उच्च क्वांटम लब्धि के कारण में परिवर्तित अभिक्रिया के कारण।
तो अब एक फोटोन के अवशोषण द्वारा ज़्यादा क्रियाकारक कैसे विघटित होते हैं उसका हमने पहला कारण ले रहे हैं, परिवर्तित अभिक्रिया हो जाए, अर्थात जो अभिक्रिया हो रही है वो बदल जाए, तो उसमें भिन्न पाथ से होते हुए जो अभिक्रिया संपन्न होगी तो अलग अलग या ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बनते हैं। क्रियाकारक एक फोटोन अवशोषित कर रिएक्शन प्रारंभ करता है, लेकिन मध्यवर्ती परिवर्तित अभिक्रिया या द्वितीय प्रक्रम में एक से अधिक, तो पहले में क्रियाकारक एक फोटोन अवशोषित कर अभिक्रिया प्रारंभ करता है, लेकिन मध्यवर्ती परिवर्तन या परिवर्तित अभिक्रिया या द्वितीय प्रक्रम में एक से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो इसकी क्वांटम लब्धि उच्च हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है बिल्कुल सरल सा, HI का विघटन अगर हम प्रदर्शित करें तो HI के विघटन में 2HI प्लस HNu एक क्वांटा का अवशोषण करे तो पहले H2 और I2 बनता है, लेकिन इस पूरी अभिक्रिया में फाई का मान 2 है। क्यों है, ये क्रिया विधि से स्पष्ट किया जाता है। तो फाई का मान 2 कैसे आता है, पहले पद में स्टार्टिंग के प्रारंभिक प्रक्रम में HI HNu विकिरण अवशोषित करके H और I मूलक बनाता है। इनमें से अगला H मूलक जो कि अति अल्प स्थायी है, HI के साथ टकरा करके या उससे अभिक्रिया करके H2 बना देता है और नया मूलक उत्पन्न करता है वापस I माइनस। अब पहले प्रक्रम का I मूलक और दूसरे प्रक्रम का I मूलक आपस में जुड़कर फिर I2 बनाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 HI विघटित हो रहे हैं, जबकि फोटोन कितना प्रयुक्त हुआ था, एक, तो एक HNu द्वारा 2 HI का विघटन हो रहा है, इसलिए इसकी क्वांटम लब्धि कितनी होती है, 2। इसमें जहाँ पर विकिरण अवशोषित हो रहे हैं उस प्रक्रम को प्रारंभिक प्रक्रम का, जबकि शेष दोनों प्रक्रमों में जहाँ विकिरण की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम परिवर्तित या द्वितीय प्रक्रम कहते हैं या परिवर्तित अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर नीचे जो दो अभिक्रियाएं दे रखी है ये परिवर्तित अभिक्रियाएं होने के कारण क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है। और इन तीनों पदों को अगर आपस में लिखा जाए तो 2HI विकिरण अवशोषित करके H2 और I2 में परिवर्तित होते हैं, ये इसकी संपूर्ण अभिक्रिया है। और यहाँ पर फाई निकाल के प्रदर्शित किया गया है कि फाई बराबर कितने HI विघटित हो रहे हैं, 2, और फोटोन कितना अवशोषित हुआ, 1, इसलिए 2/1 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया या परिवर्तित अभिक्रिया के कारण यहाँ पर क्वांटम लब्धि उच्च हो जाती है। सेकंड प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि श्रृंखला अभिक्रियाओं के अंदर भी क्वांटम लब्धि अति उच्च होती है और ये भी उच्च क्वांटम लब्धि की अभिक्रिया कहलाती। तो जितनी भी श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं वे सभी उच्च क्वांटम लब्धि की अभिक्रिया कहलाती है। तो सेकंड हम लेके चल रहे हैं श्रृंखला अभिक्रियाएं या चेन रिएक्शंस। इन अभिक्रियाओं के प्रारंभन पद में एक फोटोन के अवशोषण द्वारा 2 मूलक या 2 मुक्त मूलक बनते हैं, जो श्रृंखला संचरण पद में पुनः समान या भिन्न प्रकृति के एक से अधिक मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। तो पहले प्रारंभन पद में विकिरण अवशोषित करके या फोटोन अवशोषण द्वारा 2 मूलक बनेंगे। ये 2 मूलक फिर बिना विकिरण की उपस्थिति में सीधे ही नए मूलकों का निरंतर निर्माण करते रहते हैं जब तक कि क्रियाकारक उपस्थित है। ऐसी स्थिति में एक फोटोन अवशोषित होने के बाद भी हजारों लाखों की संख्या के अंदर श्रृंखला संचरण पद में क्रियाकारकों का विघटन जारी रहता है, क्योंकि नए से नए मूलक बनते रहते हैं। तो जिनसे इन अभिक्रियाओं की लब्धि भी अति उच्च हो जाती है। जैसे एक क्लोरीन मूलक Cl के ऊपर डॉट लगा अर्थात Cl मूलक है, तो एक क्लोरीन मूलक 1 लाख तक ओजोन अणुओं का विघटन कर सकता है। और इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हम प्रशीतकों के अंदर या एयर कंडीशन AC में प्रयुक्त करते हैं, ये या फ्री रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ करते हैं, ये अगर वायुमंडल में मुक्त हो जाए तो ये फ्रीऑन गैस हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हैं, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत में जाकर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके मूलक बनाती है और ये क्लोरीन मूलक ओजोन की परत को विघटित करने का काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ एक क्लोरीन 1 लाख तक ओजोन अणुओं का विघटन कर सकता है। तो और इसकी अभिक्रिया को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो अभिक्रिया है, हम मेथेन के क्लोरीनीकरण के रूप में इस उदाहरण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ओजोन विघटन के रूप में नहीं ले रहे हैं। ये ओजोन विघटन आपने पहले पढ़ रखा है, बाकी पर्यावरण रसायन का हिस्सा है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। मेथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया में विकिरण HNO की उपस्थिति में मेथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन और HCl प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया है जिसके अंदर 3 पद हैं, जिसके प्रथम प्रक्रम के अंदर सर्वप्रथम क्लोरीन विकिरण या फोटोन अवशोषित करके 2Cl मूलक बनाता है। ये इसके प्रारंभन पद, और इस पद में ही विकिरण अवशोषित हो रही है जिसमें एक क्रियाकारक विघटित हुआ। लेकिन अगर हम श्रृंखला के संचरण पद की बात करें तो प्रारंभन पद में निर्मित क्लोरीन मूलक अब सीधे ही मेथेन पर आक्रमण करता है और मेथेन के साथ अभिक्रिया करके HCl और CH3 मूलक या मैथिल मूलक का निर्माण करता है। अब इस सेकंड प्रक्रम में बना मैथिल मूलक फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा या उससे टकराएगा तो वापस नया क्लोरीन मूलक बना देता है। तो ऐसी स्थिति में श्रृंखला संचरण पद में कहीं पर भी विकिरण की आवश्यकता नहीं है। यह द्वितीय प्रक्रम है, ठीक है, या इसको हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं, या इसमें विकिरण की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है, या परिवर्तित अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। परिवर्तित अभिक्रिया के कारण यहाँ पर एक से अधिक उत्पाद निर्मित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक क्लोरीन से यहाँ पर वापस नया क्लोरीन मूलक बन गया, अर्थात क्लोरीन मूलक नष्ट नहीं हुआ, लेकिन मेथेन को ये क्लोरोमेथेन में परिवर्तित करता जा रहा है। तो अभिक्रिया तब तक संपन्न होती है जब तक अभिक्रिया मिश्रण में क्रियाकारक उपस्थित है, क्योंकि मूलक बनते जा रहे हैं, क्रियाकारक जितने हैं, जब तक सारे क्रियाकारक समाप्त नहीं होंगे तब तक ये अभिक्रिया जारी रहती है। और इसी तरीके से ओजोन का क्षय भी निरंतर जारी रहता है, और इसलिए CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन ओजोन के लिए घातक होते हैं। तो और क्लोरीन भी यहाँ पर घातक है। अब आप कहोगे कि ओजोन परत को क्यों नष्ट कर रहे हैं, वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसको विघटित क्यों नहीं कर पाते? तो उसका कारण ये है कि ओजोन परत के नीचे के वायुमंडल के अंदर पराबैंगनी विकिरणों का घनत्व बहुत कम होता है, या UV विकिरणों का घनत्व कम होता है, क्योंकि ओजोन परत उन विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए पृथ्वी तक ये विकिरण नहीं आती। और सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए UV विकिरण या पराबैंगनी विकिरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही CFC ओजोन परत तक पहुंचते हैं, चूंकि ओजोन परत में पराबैंगनी विकिरण उपस्थित है, सूर्य से आने वाले इन पराबैंगनी विकिरणों को की उपस्थिति के कारण सीधे ही क्लोरीन का विघटन होकर के मूलक बनते हैं, और मूलक उस ओजोन के संपर्क में आकर के उसको विघटित करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ओजोन परत का क्षय तीव्रता से हो रहा है, क्योंकि यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं निम्न क्वांटम लब्धि और उसके कारणों की। अभी बात की थी उच्च क्वांटम लब्धि और उसके 2 कारण, अब हम बात कर रहे हैं निम्न क्वांटम लब्धि के कारण। तो निम्न क्वांटम लब्धि क्यों संभव होती है, उसका आप प्रक्रिया को देखें। उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो सूर्य के प्रकाश या विकिरण ऊर्जा द्वारा जो क्रियाकारक विघटित होकर उत्पाद में बदला है, यदि यही उत्पाद वापस लौट करके कहाँ आ जाए, क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाए उत्क्रमणीय प्रक्रिया द्वारा, तो जितने फोटोन द्वारा क्रियाकारक विघटित हुए हैं उनकी संख्या घट करके कम हो जाती है, इसलिए इनकी क्वांटम लब्धि में कमी आती है। और उसका उदाहरण है बंद पात्र में हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोजन से HCl का निर्माण, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और ऐसी स्थिति में इसकी क्वांटम लब्धि घटकर कम हो जाती है। सेकंड हम बात कर रहे हैं सक्रिय अणुओं के विसक्रियण द्वारा, अर्थात यदि विकिरण अवशोषित करके एक अणु सक्रिय हो गया, और सक्रिय अणु यदि किसी ऐसे अणु से टकरा जाता है जो कि उत्पाद में परिवर्तित नहीं होने वाला है, या पात्र की दीवार से टकरा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तेजित या अवशोषित ऊर्जा
पात्र की दीवार को दे देगा या जिस अणु से टकराया है उसको दे देगा, स्वयं उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में विसक्रियण होने के बाद में वह अणु उत्पाद बनाने की स्थिति में नहीं रहता, अर्थात उसका विघटन नहीं होता, इसलिए क्वांटम लब्धि घटकर कम हो जाती। तो यदि फोटोन अवशोषण द्वारा उत्पन्न सक्रिय अणु किसी अन्य अणु से टकराकर असक्रिय हो जाए या पात्र की दीवार से टकराकर असक्रिय हो जाए तो उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता और लब्धि घट जाती है। इसको यहाँ पर सामान्य उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया है कि अणु ए एच न्यू विकिरण अवशोषित करके ए स्टार उत्तेजित अवस्था में चला गया है, जो कि S1 S2 S3 आदि कोई भी उत्तेजन अवस्था हो सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन S0 से S1 S2 S3 में उत्तेजित हो गया है। लेकिन अगर ए स्टार उच्च ऊर्जा युक्त अणु दूसरे ए से टकराता है और टकरा करके यदि 2A विसक्रिय अणु बना देता है और क्वांटा या प्रतिदीप्त ऊर्जा के रूप में निष्कासित हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया में काम में नहीं आती है, तो क्वांटम लब्धि घटकर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एच न्यू विकिरण ऊर्जा क्वांटा के रूप में या ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो रही है और प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अणु ए था, ए ही रहा, उत्पाद में नहीं बदला, लेकिन विकिरण अवशोषित जरूर की और यह विकिरण प्रतिदीप्ति या चमक के रूप में उत्सर्जित भी या निष्कासित भी हो गई, लेकिन उत्पाद नहीं बना, इसलिए इसकी लब्धि शून्य मानी जाती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, तो इसकी प्रक्रिया देखें। सक्रिय अणु के विसक्रियण में उत्सर्जित ऊर्जा प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है लेकिन अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए क्वांटम लब्धि कम होती है। तीसरा है यहाँ पर वियोजित अणुओं का पुनः संयोजन। तो यहाँ पर हम जो वियोजित अणु दिए गए हैं वो वापस अगर जुड़ जाते हैं तब भी अभिक्रिया में उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर निम्न क्वांटम लब्धि के दो कारण लिए थे, पहला है उत्क्रमणीय प्रक्रम और दूसरा है सक्रिय अणुओं का विसक्रियण। और अब हम बात कर रहे हैं तीसरा, वियोजित अणु अगर वापस जुड़ जाए तो विकिरण अवशोषित करके जो अणु विघटित होकर के दो उत्पाद बना रहा है, ये उत्पाद के वियोजित अणु वापस जुड़ जाए अर्थात उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो, तब भी लब्धि घटकर कम हो जाती है। तो फोटोन अवशोषण से निर्मित मध्यवर्ती वियोजित अणु पुनः क्रिया कारक में परिवर्तित हो जाते हैं या संयोजित हो जाते हैं, तब भी क्वांटम लब्धि घट जाती है। जैसे H2 और Br2 के विकिरण की उपस्थिति में संयोजन से HBr का निर्माण इस अभिक्रिया उदाहरण है। इस अभिक्रिया का या निम्न क्वांटम लब्धि का उदाहरण है, जिसे हम क्रिया विधि द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि HBr उतनी संख्या में नहीं बनते हैं जितने की विकिरण फोटोन अवशोषित हो रहे हैं। तो उसका कारण है सर्वप्रथम Br अणु, Br2 अणु, Br डैश Br अर्थात Br बंद Br लिखा है, ये H न्यू विकिरण अवशोषित करके दो मूलक बनाता है ब्रोमीन, और इनको हम प्रथम प्रक्रम कहते हैं। फिर ब्रोमीन मूलक H2 से टकरा करके HBr और नया मूलक H बनाता है। H मूलक वापस Br2 से टकरा कर HBr और Br मूलक बनाता है। यहाँ तक लब्धि बढ़ रही है, लेकिन अब H और Br जुड़ने की बजाय Br मूलक दूसरे Br मूलक से जुड़ करके Br2 बना देता है, संयोजित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्वांटम लब्धि घटकर कम हो जाती है। लेकिन यदि H और Br टकरा करके HBr बनाते तो क्वांटम लब्धि बढ़ जाती। तो यहाँ पर Br आपस में जुड़ के ब्रोमीन पुनः बना लेते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर संयोजन की प्रक्रिया द्वारा क्रिया कारकों की मात्रा बढ़ने से क्वांटम लब्धि घट जाती है। ब्रोमीन के पुनः संयोजन द्वारा या ब्रोमीन मूलक के पुनः संयोजन द्वारा Br2 का निर्माण होने से क्वांटम लब्धि घट जाती है। और इसमें दो अतिरिक्त अभिक्रियाएं हो रही है, जिसमें वापस H2 और Br2 बनता है। उसमें ब्रोमीन मूलक, एक तो हम संयोजन बताया था ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में जुड़ जाए, दूसरे में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रोमीन मूलक HBr से जुड़कर Br2 और H मूलक बनाए और H मूलक वापस HBr से H2 और Br2 में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये Br मूलक में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्वांटम लब्धि अति अल्प हो जाती है।
तो पुनः संयोजन की प्रक्रिया में या विघटन द्वारा क्रिया कारकों के निर्माण की प्रक्रिया में। यहाँ पर जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं ये विघटन द्वारा वापिस क्रिया कारक निर्माण की प्रक्रिया के कारण ही क्वांटम लब्धि घटकर कम हो जाती है। ऐसी विक्रियाओं को हम अतिरिक्त अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वांटम लब्धि और क्वांटम लब्धि की दोनों प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। दोनों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रक्रिया हम अगली क्लास के अंदर लेते